मैं, नीलम शर्मा, एक ऐसी बदनसीब लड़की थी जिसकी जिंदगी शादी ब्याह के नाम पर एक घिनौना मजाक बनकर रह गई थी। हर बार जब भी मेरी डोली उठती, रुखसती की रात ही मेरे पिताजी, जिन्हें मैं अपना बाप समझती थी, मेरे पति को एक भारी रकम थमा देते और सर्द लहजे में कहते, मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई बार दुल्हन का झोला पहनकर उजदी हुई दुल्हन बन चुकी थी। हर बार यह रस्म दोहराई जाती। पिताजी कभी वजह नहीं बताते थे और माँ जी उसी रात मुझे दूध में हल्दी मिलाकर देती, जिसे पीते ही मैं गहरी नींद सो जाती। जब आंख खुलती तो सब मुझे अजीब नजरों से देखते। उनकी निगाहों में शफकत कम और एक नामालूम सा तजस्सुस, उत्सुकता ज्यादा होता। मेरे दिल में हर बार एक चुभन सी उठती। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मेरा क्या कसूर था। इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि दूध पीने का नाटक करूंगी और खुद इस राज को बेनकाब करूंगी। जैसे ही मैंने झूठ मूठ सोने का ढोंग किया, मेरे कानों में धीमी सरगोशियां, फुसफुसाहटें पढ़ीं और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे पति अर्नोद कुमार मेरे सामने बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था। मैं शादी के मंडप में दुल्हन बनी खुद में सिमटती चली जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे उम्मीद थी कि अर्नोद कुछ तो कहेगा, लेकिन जब वह बड्ढी देर तक यूं ही खामोश बैठा रहा, तो मैंने हिम्मत करके अपनी पलकें उठाकर देखा। उसने खुद में अपना चेहरा छुपाया हुआ था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। आखिरकार मुझसे और खामोश रहा न गया और मैं बोली, क्या बात है अर्नोद जी, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? अर्नोद की नजरों अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। उसकी आंखों में एक दुख और कुछ उलझन साफ नजर आ रही थी। वह धीमी आवाज में कहने लगा, तुम बेहद खूबसूरत हो, नीलम। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी दिलकश लड़की नहीं देखी। 2 माह पहले भी मेरी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर गई थीं, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। मैंने तो शादी का इरादा ही छोड़ दिया था। फिर जब तुम्हारी तस्वीर देखी, तो उस पल जैसे मैं पिघल गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेती है। अरुणोद मेरी तारीफें करने लगा तो मेरी जान में जान आई। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वह बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अम्मी से कहा कि मुझे यह लड़की दिल जान से कबूल है। अम्मी ने भी भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो अब मेरा घर बस जाएगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूं ना, इसलिए उन्हें मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर यह 2 माह यूं ही नहीं कटे थे। मैंने एक एक पल गिन गिन कर गुजारा था। तुमसे फोन पर बात करता तो जी चाहता था कि तुम्हें अपने रूबरू सामने ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम आज मेरे पास हो। मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया। अर्नोद की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरे दिल पर जैसे हथौड़ा पद्धा। जुदाई? मैं बोली, अर्नोद जी, आप यह क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कि हम कभी जुदा हों। हम तो अभी मिले हैं। अर्नोद ने अफसोस से मुझे देखा। उसकी आंखों में एक कुसुम साहट सी थी। फिर वह बोला, नीलम, मैं जब से कमरे में आया था, इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या वह 25 लाख रुपए। दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी ईमानदारी से कमाता रहूंगा, तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरत, गुस्से और सदमे के मिले जुले तासुरात अंदाज के साथ बोली, कौन से 25 लाख? और कहाँ से आए? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अर्नोद ने गहरा सांस लिया और बोला, तुम्हारे पिताजी ने रुखसती के वक्त मुझे पेशकश की थी कि जिस तरह तुम मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर उसी तरह तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ दिए जाओगे, तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। यह डील किसी भी मध्यम वर्ग के आदमी के लिए अविश्वसनीय है। मुझे अर्नोद की बात सुनकर भीषण गुस्सा आ गया। मेरा खून खौल उठा। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए किस कदर परेशान थे, यह आप नहीं जानते। उन्होंने बड्ढी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पिताजी कहते थे कि नीलम, यह शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी ही मेरी तलाक करवाना चाहते हो? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ बता दूं कि मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे नाराज हो गई, तो मानूंगी नहीं। अर्नोद बोला, प्यारी नीलम, मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ।
मेरे माता-पिता की सारी जिंदगी की पूंजी मेरी शिक्षा और इस नौकरी पर लग गई है, जो मैंने अभी छोड़ दी है। मेरा कारोबार शुरू करने का यह सुनहरा अवसर मैं गंवा नहीं सकता। इसलिए मैं अपने संपूर्ण होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अर्नोद ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाक दिए। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, जबकि मैं कांपने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब, सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की इस पवित्र रात ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल डूब रहा था। अर्नोद ने घबराकर कहा, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा सी देर पर तुम्हारे पिताजी अपना फैसला न बदल दें। यह न हो कि मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ डीएच कराऊंगा। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मेरा शरीर बेजान हो चुका था। मगर अर्नोद ने मेरा हाथ पकड़ डीडीएच लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया। गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने घंटी बजाई तो दरवाजा पिताजी ने खोला। पिताजी की तरफ देखकर अर्नोद बोला, यह ले अंकल, आपकी अमानत। मैंने अपना काम कर दिया। अब मुझे रकम दे ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने अर्नोद को नोटों से भरा हुआ एक चमड़े का ब्रीफकेस थमा दिया। अर्नोद वापस चला गया तो पिताजी मेरा हाथ थामकर मुझे घर ले आए। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बिठाकर बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे अंदर का गुस्सा और दुख मेरे आंसुओं में बह रहा था। मैं रोते हुए बोली, पिताजी मुझे बताएं कि आपने मेरे साथ यह क्या किया। आपने मुझे रुस्वा क्यों कर दिया। मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहाँ फिरूंगी। लोग क्या कहेंगे। रोते रोते मुझे हिचकी लग गई थी। इतनी देर में माँ जी मेरे लिए हल्दी मिला दूध ले आईं। उनके चेहरे पर सामान्य सी मुस्कुराहट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह कहने लगी, मेरी बेटी, यह दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने उनसे झटक दिया और चीख पड़ दी, बोली, माँ जी, मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में अब मुझे दिलासा देने की बजाय, अपने पति का गिरेबान कॉलर पकड़ बेचने की बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई है। मुझे बताए कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है। माँ जी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जबकि पिताजी बोले, नीलम, जब तुम्हारा निकाह अर्नोद के साथ हो गया तो उसके एक रिश्तेदार ने मुझे बताया था कि अर्नोद और उसके घर वाले फर्जी हैं। अर्नोद तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। वह सिर्फ दहेज और पैसे के लालच में शादी करता है और फिर लड़कियों को छोड़ देता है। ये सब सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तिला हो गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद यह झूठी खबर हो। इसलिए मैंने अपने भरोसेमंद स्रोतों से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि अर्नोद सच में अच्छा लड़ीएच का नहीं है। वह एक धोखेबाज है। वह तुम्हारी जिंदगी तबाह व बर्बाद कर देता। तुम मेरी इकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए देख सकता था क्या। नामुमकिन। मैं गुस्से से बोली, पिताजी, पहले आपके स्रोत कहाँ सोए हुए थे। आपने पहले इस बात की तस्दीक, पुष्टि क्यों नहीं कराई। मंगनी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। समाज में मेरा क्या मुकाम होगा। लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया। पिताजी बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हें एक धोखेबाज के साथ बर्बाद होने देता क्या। यह नामुमकिन है। लोग तो आज मजाक उठाएंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी तबाहशुदा जिंदगी कोई वापस नहीं ला सकता। हमारा शोर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए हुए थे, वह लाउंज बैठक में आ गए थे। वह तो यह नजारा देखकर ही हैरत में रह गए थे। उनकी आंखों में बेयकीनी, अविश्वास थी, कुछ की आंखों में तरस। माँ जी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया और अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिमाग में तारीकी, अंधेरा उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी ही खामोशी हो गई थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद सो चुकी थी। अतीत की परछाइयां और नई शुरुआत की कोशिश। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग आसपास के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा था। तो मुझे तलाक हो गई। यह बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया था। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। मेहमानों की नजरों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, ताना भी नहीं था,
कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। शायद वह मुझ पर तरस खा रहे थे या मेरे मुकद्दर भाग्य पर हैरान थे। माँ जी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ दींचकर मुझे अपने साथ कमरे में ले आईं। वह कहने लगी, नीलम, तुम दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हारा घर जरूर बसाऊंगी और एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफर जीवन साथी बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां दिलाएगा। तुम अपना दिल खमसदा दुखी मत करो। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए थे, मैं माँ जी के कमरे में ही छुपकर बैठी रही। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और अर्नोद के साथ अपनी पुरानी बातचीत पढ़ने लगी। उसने हर मैसेज में मेरे साथ इजहार मोहब्बत, प्रेम का इजहार किया था। उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थीं। उसके हर मैसेज में यही लिखा था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ देगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स वाकई ऐसा हो सकता है? मेरे दिल से यही सदा आवाज आई थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे पिताजी से बेइंतहा अत्यधिक नफरत महसूस हुई थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पिताजी जब यह सब देखते तो निहायत अत्यंत अफसोसदा दुखी हो जाते। वह मुझे कहते, नीलम, तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। जिंदगी एक जगह रुक नहीं जाती। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मगर पिताजी मुझे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वह मुझे बहुत ज्यादा वक्त देते थे। वह मुझे हर वक्त तसल्ली देते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, नीलम, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वह कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, पिताजी, मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पिताजी बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ गर्मा गर्म बिरयानी रख दूं और एक तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंसती और बोली, एक भी लम्हा जाया, बर्बाद किए बिना ही मैं बिरयानी को चुन लूंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब पिताजी बोले, नीलम, तुम अर्नोद के लिए चॉकलेट की सी हैसियत स्थान रखती थी, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने तुम्हें पैसे के लिए छोड़ दिया, तो क्या तुम अब सारी जिंदगी उसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? अपनी जिंदगी को उसके पीछे बर्बाद कर दोगी? पिताजी की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। उनकी बातें सच ही तो कह रही थीं। अर्नोद ने मुझे छोड़ा था, तो उसमें न ही पिताजी का कसूर था और न ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अर्नोद की खुद की नीयत का था। उस दिन मैं इतना रोई थी कि दिल से अर्नोद का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत को खरीदने की कोशिश करने वाले लोग कभी वफादार नहीं हो सकते। एक और असफल कोशिश और गहरे होते सवाल। अब पिताजी मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़ी एचके की तस्वीर दिखाई, राहुल गुप्ता, जो एक ईमानदार और मेहनती लड़का लगता था। मैंने रजामंदी, सहमति जाहिर कर दी थी। पिताजी ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और राहुल की मुलाकात करवा दी थी। राहुल एक संजीदा, गंभीर और अच्छा लड़का था। वह कहने लगा, नीलम जी, मुझे मालूम है कि आपकी पहली शादी नाकाम असफल हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बद्दा सदमा होता है। मैं आपको इस गीत शर्म और सदमे से निकालने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैंने आपके बारे में सब सुन लिया है और मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं राहुल की बातें सुनकर बहुत पुरुम्मीद, आशावान हो गई थी। मुझे लगा शायद अब मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैंने पिताजी से कह दिया था कि मैं राहुल के साथ शादी करने पर रजामंद हूँ, पर इस दफा मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मुझे किसी भी रस्मी, औपचारिक बंधन से डर लगने लगा था। मैंने सीधे शादी का विकल्प चुना था। इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वह दिन भी आ गया था जब मेरी और राहुल की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर दिल में बहुत से वसवसे, शंकाएं सर उठा रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं राहुल के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम, मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपके वादों पर यकीन कर लेना चाहिए राहुल जी? राहुल ने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने कॉल फेल, कथनी और करनी में पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तभी राहुल के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन निकालकर कान से लगाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे खत्म हो गई थी। वह कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। फोन करने वाला शख्स कुछ और कहने लगा तो राहुल बोला, मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं? फोन के दूसरी जानिब तरफ बैठे शख्स ने उससे न जाने क्या कहा था कि राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जो लालच से भरपूर थी।
राहुल ने फोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़ कर बोला, नीलम, मुझे अफसोस है मगर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह अल्फाज, शब्द मेरे असाम नसों पर हथौड़े की मानिंद समान लगे थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं गुस्से और बेबसी से बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो राहुल? तुम भी? राहुल कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल कबल पहले एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की थी और मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ रहा था। इस कंपनी वालों ने तनख्वाह भी वाजिब सी दी थी, जबकि मेरे हुनर कौशल के बाइस कारण कंपनी ने बहुत कामयाबी हासिल कर ली थी। मैं हमेशा से अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। जिस दिन मैं तुमसे मिलने आया था, तब तुम्हारे पिताजी कहने लगे कि मुझे बताओ राहुल, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तो मैंने बोला था कि अगर मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए, तो मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहूंगा। अभी तुम्हारे पिताजी का फोन आया था। वह मुझे 25 लाख रुपए देने पर आमादा राजी थे। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। मैं तलाक हरगिज न देता, मगर एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरा एक बहुत ही बद्धा ख्वाब। मुझे माफ करना। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे चाहता हूँ, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के लिए नाम हरम, अपरिचित हो चुके हैं। मेरा सर चकराने लगा था। मेरे गाल तुमतुमाने लगे थे। मुझे लगा कि मैं वहीं गिर जाऊंगी। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं खुद चली जाऊंगी इस जहन्नुम नरक से। राहुल मुस्कुराकर बोला, यार मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आओ, तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करना पड़ी, तो मैं इससे गुरेज बचना नहीं करूंगा। ये मेरे कारोबार का मामला है। मैंने सर हिला दिया था। मैं कुछ कहे बिना ही राहुल के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता था, वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर राहुल मुझे छोड़ीट गया, जबकि पिताजी मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी? वह ऐसे अंदाज में पूछ रहे थे जैसे मैं किसी स्कूल से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। मेरे आंसू थम चुके थे। अब सिर्फ अंदर ही अंदर एक जलन हो रही थी। पिताजी बाहर निकलकर राहुल से बातचीत करने लगे थे, जबकि मेरी माँ जी मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी। मैं बोली, माँ जी, पिताजी ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी मुझे पीछे से पिताजी की आवाज सुनाई दी। कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया है, नीलम। राहुल एक अच्छा लड़का नहीं था। वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। वह भी सिर्फ पैसों का पुजारी था। मैं गुस्से से बोली, पिताजी, मुझे हैरत होती है कि आपने क्रोधों का कारोबार तन्हा, अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आपको तो कुव्वते परख पहचानने की शक्ति ही नहीं है। आपको तो इतना भी इल्म, ज्ञान नहीं है कि मुकाबिल सामने वाला शख्स अच्छा है या धोखेबाज। आपको तो लोगों की परख ही नहीं है। आप एक नाकाम इंसान हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मेरी दहाड़ से माँ जी दंग रह गई थीं। माँ जी कहने लगी, बेटा यह दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। मैंने नफी नकारात्मक में सर हिला दिया था, मगर माँ जी ने जबरदस्ती ही मुझे दूध दे दिया। दूध पीते ही मुझे सुकून मिल गया था। मुझे नींद आ गई थी। राज का पर्दाफाश और सच्चाई की जीत। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चरच आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के मुलाजमीन कर्मचारी मुझे बड़ी हैरत से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। अब मैंने खुद को एक सीमित कर लिया था। मैं किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी। मैं घर में कैद होकर रह गई थी। मेरा दिल व दिमाग हर रिश्ते से डरने लगा था। पिताजी एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, नीलम, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम बाहर आओगी, हमारे साथ मिलो-जुलोगी, बातें करोगी, मगर तुमने तो हमसे दूरी अख्तियार धारण की हुई है। ये सही नहीं है। मैं बोली, पिताजी, मुझे बताइए कि आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? आपने मेरी तलाक क्यों करवाई? क्या आप चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी यूं ही तन्हा रहूं? पिताजी कहने लगे, बेटा, कभी कभार अपनी औलाद की बेहतरी के लिए इंसान को कट हुआ घूंट पीना पड्ढेत जाता है। वरना दुनिया में कौन ऐसा बाप होगा जो यह चाहेगा कि उसकी औलाद को मुश्किल हालात का सामना करना पड़े। मेरा बस चले तो तुम्हारे पाँव भी अपनी हथेली पर रखूं। मगर यह दुनिया है। यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश, परीक्षा के लिए ही उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया बड्ढी तकलीफ में किया है। मैं हरगिज ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने सर हिला दिया और बोली, पिताजी, यह आखिरी बार था। मैं अब आपको मजीद अपने एहसास और जज्बात, भावनाओं के साथ खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे इस राज की गहराई तक पहुंचना है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। पिताजी बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम कहोगी। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। उस दिन के बाद मैं माँ जी पिताजी के साथ बैठने लगी थी।
मगर दिल में बहुत से सवाल थे कि पिताजी मुझे तलाक क्यों दिलवा देते थे। क्या मेरे दोनों पति ही बुरे थे? और अगर बुरे ही थे तो पिताजी को पहले क्यों नहीं पता चलता था? शादी की रात ही क्यों? और अगर पिताजी को पता चल जाता था कि तुम्हारी बेटी का पति अच्छा नहीं है और उसे तलाक दिलवा दो, फिर वह 25 लाख की खतीर बढ़ी रकम देकर ही मुझे तलाक क्यों दिलवाते थे? यह रकम कहाँ से आती थी? ये सवाल मेरे दिमाग में भंवर भंवर की तरह घूम रहे थे। मैं अभी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ नहीं पाई थी कि पिताजी ने मुझसे कह दिया कि वह मेरी तीसरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही आपे से बाहर हो गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं पिताजी, अब बस हो गई। मैं आपको अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ देज करने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं मजीद यह रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी बोले, बेटा, अब की बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। एक बहुत ही नेक लड़च का है। ये तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। मैं बोली, पिताजी, अगर मेरे लिए लड्डी एच का आसमान से भी उतर कर आ जाए तो भी मैं तीसरी बार शादी नहीं करूंगी। मेरा दिल टूट चुका है। मेरा भरोसा खत्म हो चुका है। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे। वह बोले, मैं जब तुम्हें उदास और गमजदा देखता हूँ, मेरा दिल 100 कुर्सियों में पट जाता है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं अगर तुम्हें यूं ही उदास देखता रहा तो अपनी जान अपने हाथों से ले लूंगा। मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ। मैं तो पिताजी की बात सुनकर ही घबरा गई थी। क्या वह इस हद तक भी जा सकते थे? उनकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी कि मैं कुछ कह न सकी। मैं बोली, पिताजी, आप मुझे मजबूर मत करें। पिताजी के आंसू थमते ही नहीं थे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली थी। मैं तीसरी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार न तो जहनी, मानसिक तौर पर आमादा थी और न ही जज्बाती, भावनात्मक तौर पर। बस एक मजबूरी थी जो मुझे निभाना पड़ रही थी। मेरी तीसरी शादी की रात भी मेरी दूसरी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी थी। मेरे तीसरे पति ने भी मेरे बाप के कहने में आकर मुझे तलाक दे दी थी। इस बार मेरे अंदर गुस्सा और मायूसी का एक लावा उबल रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिल चाहता था कि पूरी दुनिया को आग लगा दूं और शुरुआत अपने बाप के घर से करूं। मेरा तीसरा पति भी मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ कर चला गया था और अब मुझे अपने माता पिता से नफरत हो गई थी। पिताजी अगर यह सब कर रहे थे तो माँ जी क्यों नहीं रोकती थी उन्हें? वह तो मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर उपस्थित हो जाया करती थीं, गोया जैसे मुझे एक प्रायोगिक परीक्षणात्मक जानवर समझती हो। साजिश का पर्दाफाश और सच्चाई की जीत। 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि पिताजी को फिर से मेरी शादी का ख्याल आ गया था। वह कहने लगे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ, तुम्हारा मुकद्दर भाग्य संवारना चाहता हूँ। मैं गुस्से से बोली, मैं आपके मुंह से दोबारा यह अल्फाज शब्द नहीं सुनना चाहती। मुझे अकेला छोड़ दें। तो पिताजी कहने लगे, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस सकता तो मेरा घर भी क्यों बसे? मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को अजियत कष्ट दूंगा। मैं पिताजी की जानिब और बड्डी हैरत से देखती रही थी। क्या यह उनकी मोहब्बत थी मेरे लिए या फिर वह मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे? मगर क्यों? यह क्यों? अब मेरे हवास होश पर सवार हो गया था। इसका जवाब तो मुझे चाहिए ही चाहिए था। इसलिए मैं बोली, जी पिताजी, ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन इस बार मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। पिताजी ने मेरे लिए रिश्ता तो पहले से ही ढूंढ रखा था। बस मेरी तरफ से इजाजत मिलने की ही देर थी। मेरी शादी कर दी गई। इस बार लड्डचका था राजेश वर्मा। मैंने लड्डचके की सिर्फ तस्वीर देखी थी। पिताजी कह रहे थे कि शादी से पहले एक बार मिल लो, मगर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि इस निकाह का अंजाम भी तलाक पर ही होना था। खैर, निर्धारित दिन मेरी शादी हो गई। मैं अपने चौथे पति राजेश के कमरे में बैठी थी। मेरा दिल एक अजीब सी बेहुसी, उदासीनता से भरा हुआ था। राजेश मेरे पास आया तो कहने लगा, नीलम, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाकें क्यों हुई हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दूंगा। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी ही देर में इल्म ज्ञान हो जाएगा कि मुझे 3 बार तलाक क्यों हुई थी। वह हैरत से मुझे देखता रहा और फिर हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश ने ही उठकर दरवाजा खोला। वह बाहर निकल गया था, जबकि मैं अपने दिल पर काबू पाकर उसका इंतजार कर रही थी कि न जाने अब क्या होगा। तब राजेश कमरे में आया और कहने लगा, नीलम, तुम्हारे पिताजी ने एक आदमी को भेजा था। वह कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वह मुझे 25 लाख रुपए दे देंगे। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए एक ऑफर है, मगर मैं अपनी बीवी को, अपनी इज्जत को महज सिर्फ पैसों की लालच में तलाक नहीं दे सकता। यह बात मेरी गैरत, स्वाभिमान के खिलाफ है।
और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं बद्दी हैरत से अपने पति को देख रही थी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपने अल्फाज पर जमे रहें, जिनको पैसे का लालच तोड़ ढ न सके? मेरी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मैं राजेश को आजमाने की खातिर बोली, राजेश, मेरी पहले भी तलाकें इसी वजह से हुई हैं। मेरे पति मुझे पैसों की खातिर छोड़ दे जाया करते थे। आप क्यों इतनी अच्छी डील अपने हाथ से गंवा रहे हैं? यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। वह मुस्कुराकर बोला, नीलम, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा तो हाथों की मैल होता है। मेरी अव्वलीन, सर्वोच्च, तरजीह, प्राथमिकता मेरी धर्मपत्नी है। मेरा सुख है। पैसा तो आता जाता रहता है। मुझे लगा था कि मेरा दिल खुशी से फट जाएगा। राजेश का साथ पाकर मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। खैर, मैं बोली, राजेश, एक बात कहूं? मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने इस बात में सर हिला दिया तो मैं बोली, मैं इस चीज से बेखबर हूं कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ यह सब क्यों किया। मैं अब हकीकत, सच्चाई मालूम करना चाहती हूँ और मुझे लगता है आप ही इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे साथ चलें और यह जाहिर करें कि आप मुझे तलाक दे चुके हैं। फिर सब कुछ पता चल जाएगा। राजेश ने मेरी बात मान ली और हम मेरे माता पिता के घर चले गए। पिताजी राजेश से बात करने लगे, जबकि मैं घर आकर रोने लगी थी। माँ जी ने मुझे हल्दी वाला दूध बरहा कर दिया, तो मैंने उनसे नजर बचाकर गिरा दिया था और खुद सोने का नाटक करने लगी थी। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि हमारे घर में बहुत से लोग आने लगे। पहले तो एक नर्स आई थी। उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी, इस लड्ढकी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड्ढकी मर्द को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? यह अपने आप को नुकसान नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून हो जाएगा। फिर एक वकील दाखिल प्रवेश हुआ। पिताजी ने नर्स की कही बातें वकील को बता दी। नर्स ने भी वही अल्फाज वकील के सामने दोहरा दिए। राजेश को भी वहीं पर बुलाया गया था। वह कहने लगा, वकील साहब, मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा, मेरी बीवी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगी। फिर बोली कि तलाक दे दो, नहीं तो अपनी जान ले लूंगी। इसलिए मैंने इसे तलाक दे दी। राजेश ने यह सब अल्फाज पिताजी के कहने पर बोले थे। मगर फिर एक लम्हे को राजेश ने मुझे देखा और फिर अपनी बात पलट दी। नहीं वकील साहब, यह सब झूठ है। ऐसा मुझे नीलम के फादर, पिता, ने कहने को कहा था ताकि वह मुझे 25 लाख रुपए दे सकें। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सब इनकी एक साजिश है। मैं भी उठकर बैठ चुकी थी। मेरी आंखों में सच्चाई की चमक थी। मैंने वकील साहब से बोली, वकील साहब, यह सब मेरे खिलाफ एक बहुत बद्दी साजिश है। मेरे बाप ने 3 बार मुझे तलाक दिलवाई है और वह चाहते थे कि चौथी बार भी मैं तलाकशुदा कहलाऊं। वकील ने मेरी बात सुनी और सर हिला दिया। उसकी आंखों में अफसोस था। वह बोला, मिस नीलम, आपके सगे वालिद, पिता, मिस्टर देवेंद्र सिंह ने मरने से पहले अपनी सारी जागीर, जायदाद आपके नाम लगा दी थी। मगर उनकी वसीयतनामा में शर्त दर्ज थी कि जब तक आपका घर नहीं बस जाता, यानी आपकी शादी कामयाब नहीं हो जाती और आप अपना घर आबाद नहीं कर लेती, यह जागीर आपके नाम पर मुंतकिल, हस्तांतरित नहीं हो सकती। आपका सौतेला बाप मिस्टर वर्मा शायद इसीलिए यह खेल खेल रहा होगा। वह हर बार आपको तलाक दिलवाकर मुझे बुला लेता था और कहता था कि मेरी बेटी घर बसाने के काबिल नहीं है। उसके साथ ज़हनी मसला, मानसिक समस्या है, इसे मर्दों से नफरत है। और फिर ऐसा ही बयान आपका पति भी दे जाता था, क्योंकि उन्हें पैसे का लालच दिया जाता था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। क्या सच में यह इंसान जिसको मैंने सारी जिंदगी बाप की तरह चाहा, वह मेरा अपना बाप था ही नहीं? मैं बोली, माँ जी, अगर यह शख्स मेरा सगा बाप नहीं था तो क्या हुआ? आप तो मेरी सगी माँ थी ना? फिर आपने यह सब क्यों किया? आपने अपनी बेटी के साथ यह जुल्म क्यों होने दिया? राजेश ने मेरी कमर पर हाथ रखा और कहने लगा, नीलम, मैं बताता हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे सगे पिताजी, मिस्टर देवेंद्र सिंह, के साथ रहते हुए इस शख्स, मिस्टर वर्मा के साथ मोहब्बत कर ली थी और फिर इसके साथ घर से भागकर आपके वालिद से खुला तलाक ले ली थी। तुम्हारे सगे पिताजी इसी सदमे में चल बसे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी वसीयत की थी। तुम्हारी अम्मी की आंखों से शायद अब तक इस शख्स की मोहब्बत की पट्टी नहीं उतरी, जो यह तुम्हारे साथ यह सब करने से भी बाज नहीं आई। वह इस दौलत के लिए तुम्हें कुर्बान कर रही थी जो तुम्हारे सगे वालिद ने तुम्हें दी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा, अकेली रह गई थी। मेरे अपने ही रिश्तों ने मुझे धोखा दिया था। राजेश ने ही मुझे सहारा दिया था। मैंने अपने सौतेले बाप और सगी माँ के खिलाफ, विरुद्ध, धोखाधड़ी और साजिश का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उनको पुलिस पकड़ डीडीएच कर ले गई थी। जिन लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया, भला मैं उन पर तरस कैसे खा सकती थी? और फिर जब तक उन्हें सजा न मिल जाती,
उनकी खसलत, आदत बदलने वाली नहीं थी। सारी जागीर मेरी हो चुकी थी। मैं और राजेश अब साथ हैं और वही हर चीज का ख्याल रख रहे हैं। सच ये है कि पैसा बहुत बुरी आजमाइश है। यह अपने सगे लोगों का भी खून सफेद कर देता है और रिश्ते तोड़ डाल देता है। लेकिन मोहब्बत और ईमानदारी इन तमाम लालचों पर गालिब, विजयी आ सकती है, जैसा कि राजेश ने साबित किया।